अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कनेक्टेड क्लासरूम जो कि फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है, उसमें आप तमाम बच्चों को खुश आमदीद कहा जाता है। मैं आपका ट्यूटर मोहम्मद इदरीस जो आके आपका लेक्चर लेगा केमिस्ट्री का 9th क्लास, जिसमें आप आज सीखेंगे वही चैप्टर जो चैप्टर नंबर 10 चल रहा है, एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। उसके कुछ लेक्चर्स आज हम दोबारा जो लास्ट टॉपिक्स हैं उसको डील करेंगे। आज हम सीखेंगे कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं एसिड्स की, उनमें फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कैसे लिखी जाती हैं या कैसे बताई जाती हैं। उसके बाद जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम कैसे देखेंगे। आज के लेक्चर में जो बेस करेगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, उसमें फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी होंगी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी शामिल होंगी। जो लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था उसमें हमने ये देखा था कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेसिस कैसे डील की जाती है, उसको हम कैसे एक्सप्लेन करते थे। केमिकल रिएक्शंस हमने सीखे और उसके बाद कुछ असाइनमेंट मैंने दी, और जो असाइनमेंट में एक और टॉपिक शामिल था वो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स था। ऑक्साइड्स को हम कैसे डिफ़ाइन करते थे और हाइड्रोक्साइड्स को हम कैसे डिफ़ाइन करते थे। उसके बाद एक लास्ट पे हमने सीखा था एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स किसे कहते हैं, उनकी एग्जांपल्स भी हमने सीखी थी। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को हम लास्ट स्लाइड्स के अंदर भी देख चुके हैं, तो ये डिटेल के साथ चीज़ें चलती रहती हैं, इनको आपने रिकॉल करना होता है। तो आज के लेक्चर की तरफ हम मूव करते हैं। अच्छा, चैप्टर नंबर 10 आपको स्लाइड नज़र आ रही है। चैप्टर नंबर 10 एसिड बेसिस एंड साल्ट्स, जो इसका यूनिट का नेम है। उसके बाद आज जो हम पेज नंबर पढ़ेंगे 145 to 146, टेक्स्ट बुक केमिस्ट्री ग्रेड 9 NBF जो आपके पास किताब होगी उसका पेज नंबर आप 145 और 146 ये खोल के अपने सामने रखेंगे, और उसमें से जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स 10.3, ये आपके सामने होना चाहिए। और साथ में आपकी नोटबुक भी होनी चाहिए, जहाँ पे कोई मैं चीज़ बताता हूँ, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई आपको कंसेप्ट नहीं पता, जो आपके लिए नई चीज़ होती है, उसको आप नोट डाउन कर लिया करें, या कोई हाईलाइटर रखें आप उस बुक के ऊपर मार्क कर लिया करें। ठीक है, यहाँ पे हम जो इसमें सब टॉपिक हम पढ़ेंगे फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। आपकी बुक के ऊपर जो लिखा गया है करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, उसमें ये नहीं बताया गया कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं। उसमें ये पार्ट्स में आपको डिफरेंट करके दे रहा हूँ। कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने शुरू में भी पढ़ी थी, उसमें भी मैं आपको बताऊँगा। जो शुरू में हमने पढ़ा था, जो बुक के स्टार्ट में इंट्रोडक्शन के अंदर टेबल था, एसिड्स की जो फिज़िकल प्रॉपर्टी, जैसे उनका जो टेस्ट है वो कैसे होता है, लिटमस पेपर के ऊपर उनका असर कैसे होता है, क्या वो क्रूजन काज करते हैं या नहीं करते, तो ये सारी क्या आती फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। इसके साथ हम जो अटैच करेंगे वो क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो चलते हैं ज़रा नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले इसके जो लर्निंग आउटकम्स हैं कि इस लेक्चर को पढ़ने के बाद आप स्टूडेंट किस काबिल हो जाएंगे। तो इसमें जो आपका SLO है C09B80 करिकुलम के को आप देखेंगे तो ये उसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है SLO का। इसमें आपने सीखना क्या है, आपको इस लेक्चर के बाद सीखने के बाद क्या आना चाहिए। नंबर 1, डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड इन टर्म्स ऑफ देयर रिएक्शन विद मेटल बेसिस एंड कार्बोनेट और अमोनियम कार्बोनेट। दोबारा से कि सबसे पहले यहाँ पे जो SLO के मेन है वो केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स हैं। क्या केमिकल रिएक्शन मीन कि जो एसिड्स हैं वो दूसरी चीज़ों के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन के लिए हमने जो चूज़ किया है, जो आपके बुक के अंदर मौजूद है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो एसिड्स हैं ये मेटल के साथ रिएक्ट कैसे करता है। इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन के बाद वो कौन से प्रोडक्ट बनाता है। उसके बाद जो है बेसिस के साथ ये एसिड कैसे रिएक्शन करते हैं, इनका प्रोडक्ट क्या होता है, क्या उनके कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं, क्या ऐसे रिएक्शंस को कोई नाम दिया जाता है, तो ये भी हम सीखेंगे। उसके बाद अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम को भी अगर छोड़ देते हैं तो जितने भी कार्बोनेट्स हैं उनके साथ ये एसिड्स कैसे रिएक्ट करते हैं, तो इनका रिएक्शन कैसे होता है और इनका प्रोडक्ट क्या बनता है। अच्छा, सबसे पहले जो मैंने आपको पहले बताया था कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, आपकी बुक के अंदर ये हेडिंग नहीं होगी, इसको मैंने
खुद से लिखा है कि आपको पहचान हो सके। कि सबसे पहला पॉइंट जो उससे लिखा होगा, एसिड हैव सोर टेस्ट। ये हमने जब इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो उसमें हमने सीखा था कि एसिड का जो जायका होता है वो तुर्श होता है। उसके बाद ये आपको अगर शुरू में चले जाएं तो आपको ये टेबल बना हुआ नज़र आएगा। एक साइड पे एसिड होगा और दूसरी साइड पे बेस होगा। हम जो डील कर रहे हैं वो एसिड की प्रॉपर्टीज़ को डील कर रहे हैं। और ये जो स्लाइड है वो आपको क्या सिखा रही है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। कि एसिड जो है बाय टेस्ट कैसे होगा, अगर उसका कलर हम देखें तो कैसा होगा, क्या वो क्रूजन काज करता है। यहाँ पे सबसे पहले एसिड हैव सोर टेस्ट, एसिड चेंजेस द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। अगर हम सोल्यूशन लेते हैं या आपको कोई सोल्यूशन दे दिया जाता है और आपको लिटमस पेपर भी दे दिया जाता है और आप क्या करते हैं, उस सोल्यूशन के अंदर डिप कर देते हैं ब्लू लिटमस पेपर को, अगर तो उसका कलर चेंज हो जाता है तो आप उससे क्या फाइंडिंग्स लेते हैं, क्या कंक्लूड करते हैं कि जो आपको सोल्यूशन दिया गया है वो एसिड का है। अगर ब्लू लिटमस आप डालते हैं तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता तो आप ये अंदाज़ा लगाएंगे कि वो सोल्यूशन जो है वो क्या है, बेस का। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको एक और चीज़ भी समझाई थी कि अब जो है लिटमस जो है उसको हम लैब के अंदर यूज़ नहीं करते हैं। ये जो पुराना ट्रेडिशनल था, पहले वक्तों में यूज़ होता था, अब इसको रिप्लेस किया गया है पीएच पेपर के साथ। पीएच पेपर एक स्ट्रिप होती है जो कि आप सोल्यूशन के अंदर डिप कर देते हैं और उसके बाद उसका कलर नोट करते हैं। कलर नोट करने के बाद जो आपके पास वो बॉक्स होता है स्ट्रिप का, उसके ऊपर कलर की रेंज दी जाती है 0 से लेके 14 तक। जिस कलर के साथ आपका जो कलर है वो मैच करेगा उसके ऊपर नंबर दिया जाता है। तो वो नंबर आप नोट करेंगे तो वही उस सोल्यूशन की पीएच होगी। फिर आप उससे अंदाज़ा क्या लगाएंगे कि क्या वो 7 से नीचे है, क्या वो 7 के करीब है, क्या वो 7 से ऊपर है। अगर तो वो 7 से नीचे है तो सोल्यूशन एसिडिक होगा। अगर 7 राउंड अबाउट 7 तक चली जाती है 7, तो वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल। और अगर 7 से ऊपर चली जाती है तो वो बेसिक सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो आपके बुक के अंदर दिया गया है वो हम लिटमस पेपर को ही डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हम ब्लू लिटमस सोल्यूशन के अंदर डालें तो ब्लू लिटमस अगर रेड हो जाता है तो इसका क्या मतलब होगा कि जो सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया गया है वो एसिड का है। उसके बाद वेरी क्रूसिव टू स्किन डिपेंडिंग अपॉन पीएच। अब यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन पीएच क्यों लिखा गया है, अब यहाँ पे अगर पीएच की बात की जाए तो पीएच क्या होता है, ये हम क्या करते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयंस। हम इसकी बेस के ऊपर एसिड की स्ट्रेंथ कि स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयंस। ये इसका फार्मूला है कि पीएच को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग आप लेंगे तो वो पीएच आ जाएगी। पीएच का स्केल जो शुरू होता है वो 0 से लेके 14 तक जाता है। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि अगर इस स्केल को देखा जाए, वो जो स्ट्रिप का मैंने आपके साथ जिक्र किया, तो जो बॉक्स है जिससे आप स्ट्रिप लेंगे उसके ऊपर नंबरिंग होती है 0 से लेके 14 तक। अब यहाँ पे सेंटर में जो इसका न्यूट्रल पॉइंट है वो 7 पे आता है कि यहाँ पे एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, उसका एसिडिक इफेक्ट और बेसिक इफेक्ट कैंसल आउट हो जाता है। अगर हम इस तरफ मूव करते हैं, 7 से नीचे की तरफ जाते हैं, फॉर एग्जांपल हम नीचे जा रहे हैं, तो ये जो एरिया होगा ये एसिडिक होगा और जितना आप 0 को अप्रोच करेंगे जो सोल्यूशन एसिड का होगा वो मोर एसिडिक, उसकी जो स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ, वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अब अगर 7 से ऊपर आप जाते हैं तो ये किस रेंज में जाता है, बेसिक। और जूं आप 14 की तरफ जाएंगे बेस की जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग होती जाएगी कि स्ट्रॉन्ग बेस है डिपेंडिंग अपॉन द पीएच। अब मैंने कहा है कि ये जो क्रूसिव टू स्किन है कि ये स्किन के साथ, बॉडी के साथ जब रिएक्शन करता है तो क्या स्किन को रैप्चर कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, डिपेंड अपॉन द पीएच। अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड लेके आते हैं जिसकी पीएच फॉर एग्जांपल अप्रोचेस टू 1 है, 2 है
या 0 है या 1.5 है समथिंग, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये जैसे मैंने एक जिक्र किया था कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसको अगर आप जिल्द के ऊपर गिराएंगे तो वो आपकी जिल्द को जला देगा। और जो तेज़ाब से बंदा जलता है तो उसकी रिकवरी इतनी आसान नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात लिखी गई है डिपेंडिंग अपॉन पीएच, के पीएच जितनी कम होगी उतना एसिड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एक्वस सोल्यूशन, कि इनके जो एक्वस सोल्यूशन है उनमें से बिजली पास हो सकती है। क्यों पास हो सकती है? कि जब आप किसी एसिड को एक्वस सोल्यूशन के अंदर आयनाइज करते हैं तो उसमें से क्या बनेगा, ये अपने आइंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये आइंस क्या करते हैं? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करेंगे। ये आइंस कौन सी होनी चाहिए? फ्री आइंस, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो यहाँ पे जब भी हम एसिड को आयनाइज कर देते हैं वाटर के अंदर, एक्वस सोल्यूशन, यहाँ पे ये भी मैं आपको बताऊं कि एक्वस सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें जो सॉल्वेंट होगा वो वाटर होना चाहिए। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ थी वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ थी कि जो केमिकल रिएक्शंस के अलावा जो प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे उनको आपके सामने रखा गया है। दीज आर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। अब इसमें से क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि राइट डाउन द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। तो आपको क्योंकि आपकी जो बुक के अंदर मैंने यहाँ पे ग्रीन किए हुए हैं, ये 2 पॉइंट आपका पॉइंट नंबर 1 है और ये बुक का पॉइंट नंबर 2 है। ये जो 2 लिए हैं मैंने, ये आपके इंट्रोडक्शन का जो टेबल है अगर आप वो देखें तो ये पॉइंट वहाँ पे मौजूद होंगे और उस टेबल के अंदर इन सारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को सम अप किया गया है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ और फिर असाइनमेंट को भी देखते हैं। इसमें से क्या हो सकता है कि राइट डाउन द प्रॉपर्टीज़। अब प्रॉपर्टीज़ मीन, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। तो यहाँ पे ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है जो कि 3 मार्क्स का होगा। इसमें आप क्या लिखेंगे? फॉलोइंग आर, इसको लिखने का तरीका भी है कि आप लिखेंगे कैसे इसको। सबसे पहले हमारे बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट पॉइंट नंबर 1, 2, 3 से स्टार्ट कर लेते हैं। इसको लिखने का भी तरीका होता है कि सबसे पहले आप लिखेंगे, एक लाइन आप लिखेंगे कि आपका क्वेश्चन जो है वो अच्छा लिखा जाए या अच्छा नज़र आए। फॉलोइंग आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो ये लाइन आप आंसर के ऊपर लिखेंगे। उसके बाद आप पॉइंट नंबर 1 लिखें, पॉइंट नंबर 2 लिखें, पॉइंट नंबर 3 लिखें और पॉइंट नंबर 4 लिखें। तो ये आपकी क्या बन जाएंगी? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। होप्स हो कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड और उनको 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं थ्रू केमिकल रिएक्शंस। अच्छा, नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, जो यहाँ पे मैंने लिखा है पॉइंट नंबर 3। अब ये जो आपकी बुक पे है पॉइंट नंबर 3 है एग्जैक्ट। इसमें क्या कह रहा है कि रिएक्शन विद मेटल्स। अब मेटल, सबसे पहले ज़रूरी नहीं है कि आप ये जो बुक के ऊपर लिखा हुआ है यही आप नोट करें। आपके जहन में सबसे पहले मेटल का कंसेप्ट आना चाहिए। क्या पीरियोडिक टेबल में कौन से मेटल्स हैं, कौन से ग्रुप्स के अंदर? 1-2 ग्रुप तो आपको कम से कम याद होने चाहिए। जैसे मैंने कल भी जिक्र किया था कि ग्रुप 1A है, ग्रुप 2A है, ग्रुप 3A है। अगर आप इनकी डेफिनेशंस को देखें तो जो मेटल होता है वो हमेशा क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। जब लूज़ करेगा तो इनके ऊपर कौन से चार्जेस आएंगे? पॉजिटिव। जैसे Zn है, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव होता है, ये क्या है? 3 पॉजिटिव है, और कैल्शियम क्या है? 2 पॉजिटिव। जिंक जो है डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, एल्यूमिनियम, कैल्शियम। अच्छा,
यहाँ पे मेटल की आपको समझ आ गई कि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये अपने फ्री इलेक्ट्रॉन लूज़ करके पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं जिनको हम कैटाइंस कहते हैं। अब यहाँ पे हमने ये सीखना है कि जो एसिड्स हैं वो इन कैटाइंस के साथ मेटल के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो एसिड रिएक्ट विद मेटल एंड क्रूड देम, तो पहली बात यह है कि एसिड जो है वो इन मेटल के साथ रिएक्शन करता है। करेगा क्या? उनके साथ क्रूजन होगी। क्रूजन क्या होगी कि उनका जो सरफेस है वो आहिस्ता आहिस्ता घिसना शुरू हो जाएगा। मतलब कि जब तेज़ाब उन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो आहिस्ता आहिस्ता वो क्या हो जाएगा, उसका सरफेस लूज़ होना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसकी हम डेली लाइफ से एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो आयरन जो है हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, दरवाजे बनाते हैं, खिड़कियाँ बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। हमारी ज़िंदगी के अंदर आयरन का एक ख़ास रोल है। अब अगर आयरन जो है दरवाज़ा है बाहर लगा हुआ है, आपकी खिड़की घर में लगी हुई है, स्कूल के अंदर लगी हुई है, अगर उसको हम ख़ास सेफ्टी ना करें, एहतियात ना करें, तो आयरन जो है वो रिएक्ट करता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और वाटर के साथ। तो किस में ये ऑक्सीडाइज हो जाता है? Fe2O3 आयरन ऑक्साइड के केस में। तो आयरन जो है क्रूड करना शुरू कर देता है, वहाँ पे एसिड नहीं है। अब मैंने बात की है कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करके भी क्रूजन। सिखाना क्या था आपको कि क्रूजन क्या होती है? लफ्ज़ी मीनिंग है कि जब आयरन क्रूड होता है तो उसको जंग लगना शुरू हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता उसका सरफेस जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे जब भी एसिड जो हैं मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसका जो है वो उसको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देंगे, उसकी जो अमाउंट है वो ज़ीरो कर देंगे। उसके बाद साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन एज अ प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। आपकी बुक के अंदर पूरा इसका 3-4 लाइनों का पैराग्राफ लिखा गया है, जिसको सम अप करके उसमें जो मेन चीज़ें हैं, ये 2 चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं कि सबसे पहले एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है या नहीं करता। करता है तो उसके प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे। तो प्रोडक्ट में सबसे पहली चीज़ है कि साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इन द फॉर्म ऑफ बबल्स ऑब्टेन एज अ प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। अब अगर हम गैस निकलती है तो हमें पता कैसे लगेगा कि यहाँ से गैस प्रोड्यूस हो रही है? तो हमने ऐसा सेटअप करना है ऑपरेटर्स का कि हमें पता भी लगे कि वहाँ से गैस निकल रही है। तो गैस जो हमने शो किया है यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, जहाँ पे हम ऑपरेटर्स असेंबली का पाइप लाएंगे ग्लास का, उसको हमने वाटर से पास करना है। जो ही वो गैस वाटर से आएगी तो बबल्स हमें वाटर में नज़र आएंगे। इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो गैस है वो इन द फॉर्म ऑफ बबल्स वहाँ से निकल रही है। अब ज़रा इसको केमिकल रिएक्शन से भी देखते हैं और इसकी एक डायग्राम भी है जिसमें हम इसकी असेंबली को देखेंगे कि ऑपरेटर्स को कैसे असेंबल किया गया है और इसमें से जो प्रोडक्ट्स हैं रिएक्शन कैसे लगेगा और हम कैसे रिएक्टेंट्स को आपस में मिक्स करके प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम ये रिएक्शंस की तरफ मूव करते हैं। आपके सामने एक नई स्लाइड है जिसमें रिएक्शंस को दिखाया गया है। जो लास्ट टाइम मैंने पिछली स्लाइड में बात की थी कि एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट बनाता है, इसमें हम ये देखेंगे जो हमने बातें की हैं आया कि वो सही हैं। अच्छा, सबसे पहला है रिएक्शन ऑफ जिंक विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे मैंने जिंक जो है लास्ट स्लाइड में इसका सिंबल डाला था। जिंक का जो सिंबल है वो Zn है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मैंने ब्रैकेट में लिखा है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको हम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस भी कहते हैं। रिएक्शन की तरफ आते हैं। पहला जो आपको नज़र आ रहा है मेटल प्लस एसिड गिव्स अस, इसको क्या पढ़ेंगे? एरो को गिव अस, ठीक है। उसके बाद साल्ट प्लस हाइड्रोजन, ये जो पहली इक्वेशन लिखी गई है इसको अगर हम नाम दें वर्ड इक्वेशन तो ये गलत नहीं होगा। सबसे पहले जो इक्वेशन लिखी जाती है उसको वर्ड्स इक्वेशन कहते हैं कि जो हम रिएक्टेंट्स ले रहे हैं उनको वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। जैसे रिएक्शन किस चीज़ का है? एसिड और मेटल का है, तो ये रिएक्टेंट्स हो गए। रिएक्टेंट्स कौन सी चीज़ें होती हैं जो आपस में रिएक्ट करती हैं? जो हमेशा एरो के लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर लिखी जाती हैं। रिएक्ट करने के बाद
एरो हमें ये बताता है कि रिएक्शन किस तरफ जा रहा है टूवर्ड्स प्रोडक्ट, और ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, वापस नहीं आएगा। इससे बनेगा क्या, साल्ट और हाइड्रोजन गैस। इसके साथ हम क्या कर देते हैं, एरो का निशान लगा देते हैं। गैस के लिए हम एरो का निशान यूज़ करते हैं, और आपकी बुक के अंदर एरो का निशान नहीं होगा। आप अगर इसको गौर से देखें तो यहाँ पे एक सिंबल लिखा होगा स्मॉल जी, और इसके साथ लिखा होगा स्मॉल एस। मीन के साल्ट जो होता है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड एज अ प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, और जो गैस है हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूलर स्टेट में और गैस की स्टेट में यहाँ से ऑब्टेन होगी। मैं आपको पहले भी बताता हूँ कि जो S और G है इसको हम क्यों लिखते हैं, ये स्टेट ऑफ मैटर को एक्सप्लेन करता है कि यहाँ भी जो चीज़ बन रही है वो किस स्टेट के अंदर मौजूद है। अब आते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की तरफ, जिसमें हम मॉलिक्यूलर फार्मूला या फिर क्या यूज़ करेंगे, उनके सिंबल्स यूज़ करेंगे। तो वर्ड इक्वेशन से हम मूव करते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की तरफ, जिसमें सबसे पहले मेटल हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, जिंक। जिंक के साथ हम क्या यूज़ कर रहे हैं, HCl एसिड। जैसे ऊपर जो सब हेडिंग है उसमें लिखा गया है कि रिएक्शन ऑफ जिंक विद HCl। अब ये बनेगा कैसे कि ZnCl2 आ गया, और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको ZnCl2 की समझ आ रही होगी, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे Zn जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। मैंने पहले बताया था कि जो मेटल्स होते हैं वो अपने आउटर इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके कैटाइंस बनाते हैं, तो जो चार्ज बनेगा जिंक के ऊपर वो +2 बनेगा। इसी तरह से हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे कितना चार्ज कैरी करता है, +1, और क्लोराइड आयन -1। अब जो है यहाँ पे इनका कम्बिनेशन ऐसे होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अटैच हो जाएंगे। जब पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अटैच होंगे तो क्या बनेगा, ZnCl। अब Zn और Cl को जब हम कंबाइन करेंगे तो Zn जो था वो +2 था, और Cl जो है वो क्या है, -1। अब आपने ये सीखना है कि जो Zn का चार्ज होगा, स्टेट जो होगी वो कहाँ चली जाएगी, क्लोरीन के साथ जो यहाँ पे 2 लगा हुआ है, ZnCl2। यहाँ Zn के साथ कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब है कि जो Cl का -1 है वो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, 1 हम लिखें या ना लिखें, यहाँ पे क्या आएगा, ZnCl2। इसका जो नाम आएगा इसको भी आप नोट करें, जिंक क्लोराइड। ये आपको प्रोडक्ट का नाम भी पता हो, उसके साथ फार्मूले भी पता हो। जब आप क्या करेंगे, इसको याद करेंगे, भाई जिंक जो है HCl के साथ रिएक्ट करता है तो इसका प्रोडक्ट जिंक क्लोराइड बनता है। जब आपको फार्मूला माइंड के अंदर आ जाएगा तो आपके लिए लिखने में आसानी होगी। और बाज़ औक़ात पेपर में ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है कि जिंक क्लोराइड हैज़ फार्मूला ABCD, उसमें फिर आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि जिंक क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा। उसके बाद हाइड्रोजन गैस इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज़ हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन में अगर हम देखें तो जो नेक्स्ट मेटल हम यूज़ कर रहे हैं वो मैग्नीशियम है। अब मैग्नीशियम जो है ये भी क्या करता है, रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अब यहाँ पे सबसे पहले जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो आयनाइज होगा। आयनाइज किस तरह होगा कि सल्फेट और +1 हाइड्रोजन। अब सल्फेट रेडिकल जो है जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपने सल्फेट रेडिकल को याद रखना है, ये SO4 की फॉर्म में होता है। उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो +1 और मैग्नीशियम जो है वो +2 की फॉर्म में यहाँ पे जब ये रिएक्शन में जाएगा तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। और क्या होना चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव का जब कम्बिनेशन होगा तो इस मैग्नीशियम को किसके साथ ऐड होना चाहिए, सल्फेट के साथ। जब मैग्नीशियम सल्फेट के साथ आएगा तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, या जैसे H2SO4 है, मैग्नीशियम के साथ भी कुछ नहीं लगा हुआ। जो सल्फेट था SO4 इसका जो -2 था और जो मैग्नीशियम का -2 था वो कहाँ गए। क्या हम इनको Mg2SO4 होल ट्वाइस लिख सकते हैं? तो ऐसा करना गलत होगा,
क्यों गलत होगा कि इनके चार्जेस सेम हैं। जब चार्जेस सेम हो जाते हैं और उनके साइन ऑपोजिट हो जाते हैं तो उस केस में ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देंगे। जब कैंसल आउट करेंगे तो रिजल्टेंट में हमें जो चीज़ मिलेगी वो क्या होगी, MgSO4, और इसका नाम क्या होगा, मैग्नीशियम सल्फेट, और साथ में यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। अब मैं आपको बता रहा था कि ऐसी असेंबली हम कैसे सेट कर सकते हैं जिससे हमें अंदाज़ा हो सके कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है। तो इसको भी हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं। यहाँ तक था केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो कि आगे चल रहा है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने रिएक्शन लिखा एसिड का मेटल के साथ, ठीक है। उसके बाद अच्छा, यहाँ पे मुझे कुछ क्वेश्चन रिसीव हुए हैं, वो मैं ज़रा साथ साथ इस नेक्स्ट स्लाइड पे जाने से पहले उनको डिस्कस कर लेता हूँ। पहला सवाल है सबसे पहले व्हाट आर नॉन मेटल्स। सबसे पहले नॉन मेटल को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है नॉन मेटल्स, अच्छा उस स्लाइड के साथ अगर इसको कंपेयर करें तो नॉन मेटल्स वो चीज़ें होती हैं जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं। इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएंगी, नेगेटिव आयंस बनाएंगी। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात कर रहे थे Cl एक नॉन मेटल स्पीशी है जो कि एनाइन बनाएगा, और इसके अगर सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखा जाए तो इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। पहली बात, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर हम जाएं, जो सबसे बेसिक डेफिनेशन है कि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और नॉन मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, और नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। जो क्लोरीन है इसका एटॉमिक नंबर 17 होगा। अगर हम देखें तो सबसे पहले इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, दूसरे में 8 हो जाएंगे, तीसरे में 7 हैं। क्या ये 7 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे? क्या ये 7 रिलीज़ कर सकता है? हमने क्या करना होता है, किसी भी एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। ऑक्टेट कंप्लीट तब होगा या तो ये अपने साथ क्या कर दे, रिलीज़ कर दे, या एक इलेक्ट्रॉन गेन करे। क्लोरीन के लिए जो आसान काम है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करना होता है। तो यहाँ पे क्लोरीन जो है जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा होगा। जब इजाफा होगा तो इसका मतलब है क्लोरीन 0 से किस में चला गया, यहाँ पे जब आएगा तो क्लोरीन 1 माइनस के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 2-3 बातें की हैं कि क्लोरीन जो है वो नॉन मेटल है। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, और ये एलिमेंट्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये 2-3 बातें हैं जो कि नॉन मेटल के केस में हैं। अब दूसरा जो क्वेश्चन है, हाइड्रोजन इज़ मेटल और नॉन मेटल। ये अगर आप लास्ट लेक्चर आपने लिया हो जिसमें मैंने हाइड्रोजन की डुअलिटी को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि हाइड्रोजन को एक प्रोटॉन भी कहते हैं। इसमें मैं ये इसलिए आपको कह रहा हूँ कि जब आप गौर से चीज़ें देखते हैं तो वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होती हैं। एक चीज़ आपने सीख ली, मैं 2-3 एम्फोटेरिक में बता रहा था, वो 2-3 स्लाइड्स के अंदर चल रही थी। जब एक स्लाइड के अंदर आप सीख लेते हैं तो आपके अगले क्वेश्चंस भी साथ साथ चल रहे होते हैं। यहाँ पे जो चीज़ है नेक्स्ट, हाइड्रोजन इज़ अ मेटल और नॉन मेटल, इसको मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे अगर देखा जाए अच्छा, सबसे पहली बात कि हाइड्रोजन को हम पीरियोडिक टेबल के टॉप के ऊपर रखते हैं। इसको हम किसी ग्रुप के अंदर स्पेसिफिक, हम जब मेटल्स की बात करते हैं तो उसमें हम हाइड्रोजन को डालते ही नहीं हैं। अब सीखने का ये है कि क्या कोई ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये मेटल के साथ भी जाता है और नॉन मेटल के साथ भी जाता है। बाज़ इसके हम कंपाउंड्स पढ़ते हैं जहाँ पे हाइड्रोजन 1 पॉजिटिव
चार्ज शो करता है, लेकिन बाज़ जगहों पे ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिसमें हाइड्रोजन नेगेटिव की तरफ जाता है। अब जो दो चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं, मेटल और नॉन मेटल, अगर तो हम क्या करते हैं कि हाइड्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 1। इसके अगर हम देखें न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स जो होते हैं वो कितने होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे 1 और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे 0। और अगर हम आउटर मोस्ट की बात करें, जो शेल्स हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कितने होंगे, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर मैं कहता हूँ कि ये ऐसा कंपाउंड बना रहा है जिसमें ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, माइनस कर देता है। जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन माइनस करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन थे वो ख़त्म हो गए। यहाँ पे 1 प्रोटॉन बचा और न्यूट्रॉन पहले से नहीं है, तो जो इसका शेल है वो ख़त्म हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे +1 आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि हाइड्रोजन जो है वो कंडक्शन की तरफ, इसको मेटल कैटेगरीज में भी रखते हैं और नॉन मेटल कैटेगरीज में भी रखते हैं, बिकॉज ऑफ के ये डुअल नेचर शो करता है, डुअलिटी की तरफ जाता है। अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ भी कर सकता है और 1 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं HCl का कंपाउंड कहता हूँ तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। जब HCl अपने आइंस के अंदर चला जाएगा तो ये हाइड्रोजन जो है एज अ मेटल काम करेगा। अब जब हम हाइड्राइड्स की तरफ जाते हैं, हाइड्राइड्स क्या होते हैं उसको भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। इसी तरह से जब हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन मौजूद है, न्यूट्रॉन 0 है और इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो पहले से 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद था उसने क्या किया, वो पहले से मौजूद है और इसके अंदर हम 1 और इलेक्ट्रॉन ला रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन लाएंगे तो इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन के इजाफे से इसके ऊपर चार्ज क्या बनेगा, -1। तो अब जब नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो ये किस केस में चला जाएगा, नॉन मेटल के केस में। तो ये आपका जो क्वेश्चन था, हाइड्रोजन मेटल कैटेगरी में इसको रख सकते हैं या नॉन मेटल कैटेगरी में रख सकते हैं, तो हम इसको पीरियोडिक टेबल के टॉप के ऊपर इस वजह से रखते हैं कि ये डुअल नेचर शो करता है। इसके अंदर मेटल करैक्टर भी होता है और नॉन मेटल करैक्टर भी होता है। अब चलते हैं ज़रा नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। होप्स हो कि आपको ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक सेटअप आपको बताया था कि हम कैसे ये असेंबली सेट कर सकते हैं। तो आपको नज़र आ रहा है कि सबसे पहले टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब के अंदर आप जिंक के जो पार्टिकल्स है वो रखेंगे, आपको नज़र आ रहे होंगे। और इसके अंदर आप क्या ऐड करेंगे, कोई भी एसिड ऐड करेंगे जिससे आप रिएक्ट करना चाहते हैं। HCl है, H2SO4 है, कुछ भी। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे कार्क एयर टाइट होना चाहिए। एयर टाइट होने के बाद क्या होगा कि यहाँ से जो गैस है वो सीधी पाइप से पास होके इन द फॉर्म ऑफ क्या चली जाएगी, बबल्स चली जाएगी। तो यहाँ पे जो बबल्स हैं वो क्या हैं, वाटर से हमें नज़र आएंगे। उसके बाद यहाँ पे सोप सोल्यूशन है। जो सोप सोल्यूशन क्यों ले रहे हैं, आप वाटर भी ले सकते हैं कि बबल्स आपको निकलते हुए नज़र आएँ। उसके बाद सोप बबल फिल्ड विद हाइड्रोजन। यहाँ से जो बबल्स ऊपर जा रहे हैं इसके अंदर क्या मौजूद है, H2 गैस है। जब ये H2 गैस सोप के बबल्स बनते हैं, बच्चे भी जो है वो आपने देखा होगा, ऑपरेटस होता है छोटा सा, उससे सोप के जो है बबल्स बना रहे होते हैं। तो ये उसके बाद कैंडल्स। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये गैस जो है वो हाइड्रोजन है। आपने घरों के अंदर जो LPG यूज़ होती है, मीथेन गैस यूज़ होती है, बेसिकली उनके अंदर हाइड्रोजन होती है। जो आपको मीथेन गैस का ब्लू फ्लेम नज़र आ रहा होता है वो ड्यू टू हाइड्रोजन गैस होता है। जब ये हाइड्रोजन गैस जलती है तो क्या करती है, दिस इज़ ब्लू फ्लेम। अब यहाँ पे हमने कैंडल लाई है, तो कैंडल जब ये टच करेंगे इन बबल्स को तो क्या होगा कि वो ब्लास्ट कर जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो है वो बज़ाते खुद जलती है, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है वो जलने में मदद करती है, हेल्प आउट करती है कंबस्शन रिएक्शन के दौरान, और हाइड्रोजन गैस खुद कंबस्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, अगली स्लाइड।
अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अब नेक्स्ट है रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है उसको हम डिस्कस करेंगे कि ये रिएक्शन जो होगा मेटल कार्बोनेट के साथ। कार्बोनेट क्या होता है? CO3 2-। ये कार्बोनेट रेडिकल का फार्मूला है। इसको जब हम मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल मेटल है, इसके ऊपर N पॉजिटिव चार्ज है। N पॉजिटिव मैंने क्यों लिखा कि ये 1+ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। जब इसको हम लिखेंगे तो ये क्या बनेगा? MCO3। ये जो 2 है कहाँ चला जाएगा? इसके साथ, और N जो है CO3 के साथ आ जाएगा। अगर N 1 होता है तो CO3 रहेगा, N2 होता है तो CO3 ट्वाइस। अगर ये दोनों चार्जेस बराबर हो जाते हैं तो ये कैंसल आउट भी हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट टू प्रोड्यूस साल्ट्स, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट टू प्रोड्यूस साल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब इन दो रिएक्शन में फ़र्क क्या है? जो पिछला था उसमें हमने क्या बनाया था? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी। इस स्लाइड को भी देख लेते हैं कि यहाँ पे आपको फ़र्क पता होना चाहिए, साल्ट और हाइड्रोजन गैस। जबकि अगली जो स्लाइड है उसमें साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का यहाँ पे आपको फ़र्क नज़र आना चाहिए। जो पिछली स्लाइड थी उसमें हमने देखा कि H2 थी और यहाँ पे CO2 रिलीज़ होगी। ये रिएक्शन इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस का भी हामिल है कि इससे हम ग्लास, पेपर और सोप वगैरह को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। अब इसको ज़रा देखते हैं रिएक्शंस को, कि रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जब HCl के साथ ट्रीट होगा तो उसी तरह से इसके ऊपर क्या है? -2 और इसके ऊपर +1 होगा। ये +1 है और Cl1- है। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से जो साल्ट बनेगा NaCl और साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। इसी तरह से रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विद कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट -2 और +2 H1SO4 2-। जब ये आपस में आयंस पॉजिटिव और नेगेटिव कंबाइन होंगे तो यहाँ से कैल्शियम सल्फेट का साल्ट बनेगा। ये नाम आपने याद रखने हैं और फार्मूलाज भी, साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से जनरेट होगा। अच्छा, उसके बाद है लास्ट केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेसिस। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है किस लिहाज से कि ये नेम रिएक्शन है। नेम रिएक्शन मीन कि इसको एक ख़ास नाम दिया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? साल्ट और वाटर एक दूसरे के अफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। जो प्रोडक्ट बनता है उसमें एसिडिक और बेसिक करैक्टर जो होते हैं वो डाउन हो जाते हैं। जैसे ये रिएक्टेंट एसिडिक हामिल है, ये बेस है। जब प्रोडक्ट बनेगा साल्ट और यहाँ से साल्ट और वाटर यहाँ से जनरेट होगा। ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन भी है कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? साल्ट और वाटर। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका हम इक्वेशन इसकी देख लेते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये एसिड हो गया HCl, एसिड प्लस बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों को जब आप रिएक्ट करोगे तो यहाँ से NaCl सोडियम क्लोराइड, ये साल्ट बन रहा है। और इस साल्ट का एक नाम भी होता है जिसको हम क्या कहते हैं? टेबल साल्ट। जो आप घरों में यूज़ करते हो वो क्या होता है? NaCl। उसके बाद अगर हम रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विद पोटाशियम हाइड्रोक्साइड लिखते हैं KOH प्लस H2SO4, तो K जो है वो सल्फेट के साथ रिएक्ट करके यहाँ क्या बनाएगा? ये जो रिएक्शन है इसको ठीक कर लेते हैं। K2SO4 इसको आप ठीक कर लेंगे। ये CaSO4 नहीं बनेगा, K पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ है तो यहाँ पे पोटाशियम सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पे? पोटाशियम सल्फेट और CO2।
अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैंने एसिड रेन की एक स्लाइड बनाई है, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम एसिड रेन को एक्सप्लेन कर चुके हैं। वहाँ पे मैंने इक्वेशंस के थ्रू भी आपको सिखाया था। तो ये जस्ट आप इस टॉपिक के अंदर लास्ट पे एसिडिक प्रॉपर्टीज़ के साथ एसिड रेन का भी जिक्र किया गया है, जो कि आपने इसको रिकॉल करना है। ठीक है, आज की जो असाइनमेंट है उसमें कुछ 4 क्वेश्चंस हैं आपके लिए, वो आपने इस लेक्चर में सीखने हैं, याद करने हैं। राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद एल्यूमिनियम मेटल। आपने Al के साथ इसका रिएक्शन लिखना है। एल्यूमिनियम के साथ किस चीज़ का रिएक्शन लिखना है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का, और इसके प्रोडक्ट्स आपने बताने हैं। उसके बाद राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। H2SO4 का आपने रिएक्शन लिखना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और इसको नाम भी देना है। नाम क्या होगा? ये बेसिकली एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। उसके बाद डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अब इसको आपने डिफ़ाइन करना है और इसके लिए कोई भी एग्जांपल लिख देनी है। ये दोनों क्वेश्चन तकरीबन सेम होते हैं। उसके बाद डिफ़ाइन एसिड रेन, व्हाट आर द बैड इफ़ेक्ट ऑफ एसिड रेन और इन्वायरमेंट, के एसिड रेन को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं, और उसके बाद जो है उसके बुरे असरात क्या हैं एनवायरनमेंट के ऊपर। तो ये था आज का लेक्चर। तो कुछ क्वेश्चन भी हैं, उनको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे है कि वाई डू एसिड रिएक्ट विद मेटल बट नॉट विद नॉन मेटल। सबसे पहले है कि हमने डिस्कस किया कि जो एसिड्स हैं जैसे H2SO4 है, इसको हम मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। H2SO4 को रिएक्ट करवा रहे हैं किसी भी मेटल के साथ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम जो मेटल लिख रहे हैं वो सोडियम है फॉर एग्जांपल। इसके साथ रिएक्टिव स्पीशी भी होनी चाहिए मेटल। और एक हम लेते हैं दूसरा रिएक्शन H2SO4, और इसको हम किसके साथ लेते हैं? Cl के साथ। फॉर एग्जांपल हम नेगेटिव स्पीशी हम इसमें लेके आ रहे हैं। ठीक है, अब नेगेटिव स्पीशी जो है किसके साथ रिएक्ट कर, क्या इसके साथ पॉजिटिव के साथ ये नेगेटिव अगर रिएक्ट करता है तो इससे बनेगा क्या? दूसरा यहाँ पे जो चीज़ है +1 और -2, इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा जो कम्बिनेशन होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव का होता है। जब भी रिएक्शन होता है तो सबसे पहले या तो डिस्प्लेस रिएक्शन हो सकता है, डबल डिस्प्लेस हो सकता है। कौन सी चीज़ दूसरे को रिप्लेस करेगी? रिप्लेस होने के लिए उस चीज़ की पावर भी ज़्यादा होनी चाहिए। क्या वो सोडियम यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है? मेरी बात आपको समझ आ रही है कि सोडियम जो है +1 है, ये इसकी इतनी पावर होनी चाहिए कि यहाँ से ये हाइड्रोजन को धक्का मार के खुद इसकी जगह आ सके। तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? तो यहाँ पे सोडियम हाईली रिएक्टिव स्पीशी है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम तो बहुत ही रिएक्टिव स्पीशी है। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी लैब में जो आपको पढ़ा था हाथ के ऊपर भी रखें तो ये मॉइस्चर के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, और इसका जो रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो यहाँ से जो चीज़ बनेगी वो Na2SO4 + H2। अब बारी आती है Cl की। क्या Cl यहाँ से, अब Cl किसको रिप्लेस करेगा? SO4 नेगेटिव सल्फेट रेडिकल को। क्या इसकी पावर है कि वो सल्फेट रेडिकल को यहाँ से इसकी जगह जो है वो करके खुद इसकी जगह आ सकता है, HCl बना सकता है? यहाँ पे अगर HCl भी बनेगा, HCl तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि क्लोरीन की जो पावर होती है वो सल्फेट से ज़्यादा नहीं होगी कि इसकी जगह सल्फेट रेडिकल को हटा के क्लोरीन इसकी जगह खुद भी आ जाए। तो क्या होगा कि यहाँ पे HCl दोबारा से जनरेट नहीं होगा और ये रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं होगा। दूसरा, यहाँ पे जो क्लोरीन है, नॉन मेटल्स, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। ये पहले ही नेगेटिव है, इसने इलेक्ट्रॉन देने हैं क्या इसको? इलेक्ट्रॉन अगर किसी के पास एक्स्ट्रा होंगे तो वो आगे जाके शिफ्ट करेगा। और शिफ्ट कौन सी चीज़ कर सकती है? मेटल। मेटल तब भी करेगा जब इनका बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा। तो
जो मेटल्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं और नॉन मेटल्स जो हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते, डिपेंडिंग अपॉन देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और स्ट्रेंथ के मेटल जो है वो दूसरे मेटल पार्ट को, हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर सकता है। जो नॉन काउंटर पार्ट है क्या वो यहाँ से नेगेटिव को रिप्लेस करके ख़ुद इसकी जगह आ सकता है। तो ये आज का क्वेश्चन था जो आप स्टूडेंट्स की तरफ से था। इसमें कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर था हमने इसमें सीखा कि जो एसिड्स हैं उनकी रिएक्टिविटी को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। टाइम शार्ट होने की वजह से जो है बातें ज़्यादा होती हैं, लेकिन लिमिटेड टाइम होता है तो हमने जल्दी चलना होता है। अगर फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड नहीं होता तो आप कमेंट सेक्शन में इसको डाल सकते हैं कि हम इसका जो आंसर है वो ब्रीफली हमें दिया जाए, ये हमें अंडरस्टैंड नहीं है तो हम फिर भी उसको जो आपकी कमी बेशी होगी उसको ओवरकम करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने एसिड की प्रॉपर्टीज़ को सीखा। कल जो लेक्चर होगा वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस, जो चैप्टर 10 का लास्ट टॉपिक होगा, उसको हम आप बच्चों के सामने रखेंगे और आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।